बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 31 अक्टूबर जुमातुल मुबारक का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। वो तमाम ग्रुप्स, वो तमाम पार्टियां, वो तमाम फ़रीक़ैन जो इमरान खान साहब को परेशान करना चाहते थे, दबाना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे और उनको खौफज़दा करना चाहते थे। इमरान खान तो खौफज़दा नहीं हुए, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बाद वो तमाम के तमाम इमरान खान साहब के मुखालफिन जो हैं वो किसी न किसी मुसीबत में हर वक्त पड़े रहते हैं और कोई ना कोई उफ्ताद उनको आन पड़ती है। वो अपनी जगह पे मुतमईन नज़र आ रहे हैं, जेल में आराम से सुकून से बैठे हैं, कैद काट रहे हैं बड़ी दिलेरी से, और उनके मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं और कहते हैं कि जनाब खूब जेल काटी है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में। न वो कभी बीमार होते हैं, न उन्होंने हॉस्पिटल जाने का कहा, ना उन्होंने कोई पेटिशन फ़ाइल की कि मेरी तबीयत ख़राब है, ना हेल्थ ग्राउंड्स पे उन्होंने ज़मानत लेने की कोशिश की, ना वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना वो NRO ले रहे हैं, ना वो NRO दे रहे हैं। तो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको कुचलने के लिए, उनको क्रश करने के लिए, उनको सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए। अदरवाइज़ अटैम्प्ट्स भी हो चुकी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। जेल से बैठ के वो बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं और उनकी जमात जो है वो इंटैक्ट है। उनका वोट बैंक मुसलसल बढ़ रहा है, उन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है सियासी तौर पर, और फिसायत मुल्क में मुसल्लत है भरपूर तरीके से। तो कल भी खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक मार्का मारा, जेल में बैठ के वो उन्होंने अपना वज़ीर आला तब्दील किया, नया वज़ीर आला आ गया, फिर काबीना बन गई और आज काबीना ने भी 3 बजे हल्फ उठा लेना है और नई इनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल खुर्रम ज़ीशान उनके सेनेटर उम्मीदवार जो हैं वो भी जीत गए, 91 वोट लेकर जीते, एक MP भी आगे पीछे नहीं हुआ। तो ये है उनकी स्ट्रेंथ। और दूसरी जानिब धमकियां दी जा रही हैं गवर्नर राज की। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने कल वाज़ेह तौर पर 3-4 बातें की हैं। उन्होंने कहा जी, एक तो मुझे जो कहा जा रहा है कि नाअहली का कोई ख़तरा है, उन्होंने कहा जी नाअहली की तो उसको फ़िक्र होती है जो कुर्सी का लालच करता है, मुझे तो कुर्सी का लालच नहीं है। मैं तो आया हूँ एक नज़रिए के तहत, इमरान खान साहब ने बनाया है कायदे मोहतरम ने, और उन्हीं के नज़रिए पर मैंने चलना है, अपनी पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाना है जो कि अवामी खिदमत पर मुश्तमिल है। अवामी खिदमत में रूल ऑफ लॉ है, आइन की बालादस्ती है, अदलिया की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है। हमने ये काम करने हैं। ये कुर्सी आज के बजाय अभी चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, कल का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो ये बेतौकीर किया जा रहा है अदलिया को। लिहाजा ये जो कहा जा रहा था कि सेनेट के इलेक्शन में भी गड़बड़ हो सकती है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वो सारी की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। तो ये तो उन्होंने कल वाज़ेह तौर पर 3-4 बातें वाज़ेह तौर पर 2 और 2 4 की तरह मैसेज कन्वे कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ये नहीं हो सकता कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर और वहाँ की हुक्मरान जमात के बगैर आप यकतरफ़ा तौर पे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बगैर आप कोई ऐसे इक़दाम करें जो कि अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ हों। लिहाजा वो जारहाना अंदाज में अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं और मुसलसल खेल रहे हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और दीगर ग्रुप्स जो हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई रखना नहीं है। तो तमाम के तमाम दावे तो हो गए गलत। उसके बाद आ जाएँ पंजाब में, क्योंकि गवर्नर पंजाब के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी गवर्नर राज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर कोई भी आ जाए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आवाम से आए हैं, मुंतखब हैं, और गवर्नर A हो B हो C हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। जो भी आएगा उसने अपना आइनी काम करना है और हम अपना आइनी काम करेंगे। ये तो हो गई उनको डराने धमकाने की बातें। और जो उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी, तो वो दरख्वास्त गुजार ही गायब हो गया, वो भी नहीं मिल रहा कि वो है कौन। इस तरह की नामालूम दरख्वास्तें जो हैं वो दी जा रही हैं। हकीकत ये है। आगे दूसरी जानिब पंजाब की सूरत हाल क्या है, जिनको फॉर्म 47 के तहत बिठाया गया है। कल मरीम साहिबा ने उलमा कराम से मुलाकातें की, लाइक माइंडेड उलमा कराम को। वहाँ पर जो अब उनके सर पर सवार मामला है वो है मुरीद के का मामला, जो सानिया मुरीद के है, क्योंकि सानिया मुरीद को हो चुका और प्यारे जो हैं जिनकी लाशें जिनकी वो तलाश कर रहे हैं, वो लाशें मांग रहे हैं, लाशें भी नहीं दी जा रही। और दूसरी जानिब
ख़तरात बढ़ गए हैं। और कल जो मीटिंग हुई तो उसमें 300 से ज़्यादा मसाजिद और 200 से ज़्यादा मदारस जो हैं उनकी बंदरबांट की गई। इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। और कोशिश की गई कि मरीम साहबा ने कोशिश की कि वो बहुत ही ज़्यादा मजहबी बने। बचपन की बातें उन्होंने सुनाई अपनी कि जी किस तरीके से ईद मिलादुन्नबी हम मनाते थे। तो मसला ये है कि इस तरह की बातें करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। और इस तरह की खबरें जनरल बाजवा साहब ने भी चलवाते थे, वो भी कि उनके घर में महफिल मिलाद हो रही है। तो अपने एक्ट और अपने इक़दामात को दुरुस्त रखें और बेहतर यही होता है। तो अब इस तरह की सफाइयाँ देने का और इस तरह की खबरें देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असल मामला है सानिया मुरीद के का, क्योंकि सानिया मुरीद के में गोली चली है और वहाँ पे शहादतें हुई हैं। और कोई नहीं कहता कि आप कोई गैर कानूनी काम करे तो उसको ना रोकें, लेकिन उसको रोकने का एक आईनी और कानूनी तरीका है। जो कुछ वहाँ पे हुआ वो अभी तक गले पड़ा हुआ है और मामला संभाले नहीं जा रहे। और इसीलिए कल फिर उलमा कराम को बुलाया गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका जवाब दिया और उन्होंने दो टोक अंदाज में किया। चिन्नौट में जलसा था उनका और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये वाली जो है मामला, ये हमें असल में मौलवियों को ख़रीदने की कोशिश है। वो उन्होंने कहा कि मैं मुंह पे मारता हूँ 10,000 रुपये मरीम साहिबा के, और ख़्याल था कि हम PDM के हिस्सेदार हैं तो कुछ ख्याल किया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही बेफैज़ निकले सारे के सारे। और अब उन्होंने कहा कि ये मदारस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, मदारस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, बड़े पुरानी ख्वाहिश है, तो ये हम नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत में। और ना ही हम ये जो डमी तंजीमें बनाई जा रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट बना रही है तंजीमें बना के, और उसको भी हम कोई किसी ऐसे फोरम पे नहीं जाएंगे जो कि मशकूक हो। और मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले में भी उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा कि सिर्फ वफाकुल मदारस है और कोई भी नहीं है। तो आज बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की बारी है, कल को अहले देवबंद की होगी, परसों अहले हदीस की होगी और उससे बाद अहले तशी की होगी। तो ये एक पुराना एजेंडा है जो कि चला आ रहा है और परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने का चला आ रहा है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिशें की गई कि मदारस को पे कंट्रोल हासिल किया जाए और मदारस को किसी भी तरीके से क्योंकि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान की सारी जो जिहाद है वो इन्हीं मदारस की बुनियाद पे ही किया गया था। तो बहरहाल ये एक लड़ाई अंदर खाने चल रही है और ख़तरात भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। देखते हैं कि मामला क्या होता है। दूसरी जानिब सियासी इंतकाम उरूज पर है और सियासी इंतकाम इस हद तक उरूज पर है कि शबर जैदी साहब और इंतहाई मुअम्मर और सीनियर सिटीज़न और माहिर मईशत, और उनकी ज़बाबंदी के लिए एक मुकदमा दर्ज करवाया गया उनके ख़िलाफ़। और कहा गया है कि जी हबीब बैंक, एंग्रो, DG खान सीमेंट्स में दीगर कंपनियों को उन्होंने कोई गैर कानूनी तौर पे रिफ़ंड किया है और वो रिफ़ंड कौमी ख़जाने से रिफ़ंड गया और उनकी कंपनियों में गया। तो पहली बात तो ये है कि क्या वो रिफ़ंड जो है वो वापस ले लिया गया है, जो पैसे उनको दिए गए थे उन कंपनियों को, नंबर 1। नंबर 2, असल मसला ये है शबर जैदी साहब से कि वो वक्तन फ़वक्तन इज़हार ख्याल करते रहते हैं और जो मईशत की बुराई की जड़ है उसकी तरफ वो इशारा करते रहते हैं, बल्कि नाम लेके बताते हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब के ज़माने में जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी ने पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी ढांचे को तब्दील करने से रोका। और उन्होंने कहा कि जब भी मैंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश की, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की, बड़े बड़े कारखानादारों को पकड़ने की कोशिश की, तो जनरल बाजवा साहब बुलाते थे और कहते थे कि ये काम मत करें। लिहाजा वो ये सारा कुछ बताते रहते हैं। कैसर बंगाली साहब भी इस बारे में इस तरफ इशारा करते रहते हैं, हफीज़ पाशा साहब भी बताते रहते हैं। तो अब शबर जैदी साहब को सज़ा देने का पर्चा दर्ज करने का एक ही मकसद है कि तमाम माहिरीन मईशत जो इंडिपेंडेंटली अपनी राय देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, उनको रोका जाए और उनको कहा जाए जी खबरदार, आज के बाद आपने कोई ऐसी हरकत की और जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। जबकि असल मसला ये है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है और पाकिस्तान की बुनियाद
बुनियादें जो हैं वो खोखली हो चुकी हैं और कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ये मेरे सामने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पड़ी है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में उनका कहना है कि पाकिस्तान की मईशत इतनी सुस्त रफ्तारी से बढ़ रही है कि इससे ना तो आवाम के मायार ज़िंदगी में खातिर खा बेहतरी आ रही है और ना ही रोज़गार के मौक़े इतनी तेज़ी से पैदा हो रहे हैं जितनी ज़रूरत है। और आलमी बैंक के माहिर मईशत ने ये ब्रीफिंग दी है मुख्तारुल हसन साहब ने इस्लामाबाद में बैठ के, और उन्होंने कहा है कि रवायती अंदाज में कारोबार करना अब मुल्की मईशत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान की तरक्की की सलाहियत कई दहाइयों से कम होती जा रही है और उन्होंने ये बताया कि ज़वाल की बुनियादी वजूहात कमज़ोर मुसाबिकत मुकाबले का रुझान नहीं है, यानी कि कार्टेल्स माफियाज के हत्थे चढ़ा हुआ है सारे के सारे कारोबार, सारी की सारी पॉलिसियाँ, महदूद इस्लाहात हो रही हैं और बार बार आने वाले मालियाती बहरान हैं। और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कि 2024-25 में पाकिस्तान की मईशत के 3% जबकि अगले साल 3.4% बढ़ने का इम्कान है। और ये बात जहन में रखिएगा कि इमरान खान साहब जो शरह नमू छोड़ के गए थे वो 6.2% थी आज से 3.5 साल पहले, 3.25 साल पहले, और अभी भी उस हद तक नहीं पहुंच सके। अभी भी ये 3% तक अभी तखमीना है। उन्होंने कहा जी कि 16 लाख नौजवानों को रोज़गार देने के लिए ये तरक्की की रफ्तार नाकाफ़ी है जो हर साल लेबर मार्केट में शामिल हो जाते हैं। और फिर स्टेट बैंक ने भी रवां साल के लिए शरह नमू 3.25% रखी है, लेकिन ये शरह नमू रखी गई है, इतनी होनी नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट जो है वो कहती है कि पाकिस्तान डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की बरामदात न सिर्फ मजमूई कौमी पैदावार के तनासब से मुसलसल कम हो रही हैं बल्कि ये अपनी हकीकी सलाहियत से भी बहुत पीछे हैं। 1990 की दिहाई में मुल्क की बरामदात का GDP से तनासब 16% था जो अब घटकर 10.4% रह गया है। ये कमी महज एक अददी फ़र्क नहीं बल्कि मईशत की सिमत पर गहरा सवालिया निशान है। ये इदारिया एक डॉन का आ चुका है और एक दुनिया अखबार का भी कल ये इदारिया आया है इसी मसले पे, लेकिन ये सब के सब होश के नाखुन लेने के बजाय अपने अपने वो टट्टू दौड़ा रहे हैं और अपने अपने ज़ाती इख्तियार और ओहदे के पीछे पड़े हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल एक तो उलमाए कराम को 10,000 रुपये जो दिए गए थे वो मुस्तरद कर दिए हैं और उसको उन्होंने कहा कि मैं मरीम साहिबा के मुंह पे मारता हूँ ये 10,000 रुपये, और ये उलमाए कराम को ख़रीदने की कोशिश है, हमारे मदारस पे कब्ज़ा करने की कोशिश है और मसाजिद को कंट्रोल करने की कोशिश है। ये हम नहीं होने देंगे। दूसरी उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इंतज़ामी मामला है और नया आर्मी चीफ़ जो आएगा वो भी मेरे और आप में से तो होगा नहीं, वो भी फ़ौजी ही होगा, लिहाजा इनका काम इनको करने दें, ये उन्होंने कल कहा है। फिर उन्होंने एक और बात की कि CPEC जो है ये जो बंद किया गया है ये अमेरिका और मगरब के हुक्म पर बंद किया हुआ है और अमरीकी और मगरबी दबाव है जिसकी वजह से ये CPEC को रोका हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही अगली खबर है जी कि आइनी बेंच जो कि गैर आइनी बेंच है, गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारज़ वजूद में आया है। इलेक्शन चोर पार्लिमान उसने की है ये सब कुछ, तो लिहाजा उसके कल महरंग बलोच का नज़रबंदी का केस था, आइनी बेंच के सामने लगाया गया। तो जस्टिस अमीन साहब 5 रुकनी बेंच के सामने बैठे थे। उन्होंने कहा जी ये केस हमारे सामने नहीं लगना चाहिए। उन्होंने ये जो बेंच है, स्पेशल बेंच, आइनी बेंच जिसे कहते हैं, उन्होंने ये वापस केस भिजवा दिया प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को कि ये आम रेगुलर बेंच के सामने लगाया जाए क्योंकि ये इसका वज़न हम नहीं उठा सकते। बुनियादी बात ये थी उनका कि ये ख़तरनाक केस है और इसको हम नहीं सुनेंगे क्योंकि सरकार का केस सरकार कैसे सुन सकती है। आइनी बेंच जो है वो सरकार का बेंच है खालिस्तन, तो लिहाजा सरकार एक दूसरे के सामने तो नहीं आ सकती। इसी के साथ ही जो अदील अकबर साहब SP थे, उनकी मौत का मामला, तो कल 3 रुकनी कमेटी ने अपनी
इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी है। सोर्सेस के मुताबिक इंक्वायरी की पेटी में जी एसपी अदील अकबर साहब की ख़ुदकुशी के शवाहिद वो कहते हैं नहीं मिले और उसको इत्तफाकी हादसा और इत्तफाकी गोली चलने का वाक़या करार दे दिया है और इस तरीके से ये मामला भी अब ख़त्म कर दिया गया है और फाइल दबा दी गई है। तो क्योंकि बहुत सारे मुतालबात आ रहे थे कि इनको दर्जा दिया जाए और उनके लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया जाए। एक और ख़बर जी, सोशल मीडिया में मुतहर्रिक नौजवान जिमी वर्क के नाम से आप उनके ट्वीट्स देखते थे, तो कल उनके भाई को अगवा किया गया और उसके बाद जिमी वर्क का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ और फिर उनके भाई को छोड़ दिया गया। इत्तलाआत ये हैं कि उनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनको अगवा करने का मकसद भी यही था कि जिमी वर्क को सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से रोका जाए और अपने बयानिया जो हम रोज़ देते हैं उस बयानी को काउंटर करने वाला कोई ना हो। तो ये सूरत हाल है, ये हालात वाक़यात हैं। फ़िलवक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।